चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अभी हम लोग को पढ़ना है टॉपिक, अगला टॉपिक रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 58। इसके बारे में कुछ बातें पहले भी कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी उसको कंक्लूड करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, what are the remedy for breach of contract? तो जवाब है besides claiming damages as a remedy for breach of contract, the following remedies are also available. पहला है rescission of contract, यानी जैसे breach of contract होगा कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन करेंगे यानी तोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पार्टी क्या करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेस्काइंडेड यानी खत्म हो जाना। इन दिस केस ही इज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और जो दूसरा पार्टी है जिसने कोई गलती नहीं की है वो अपने सारे लायबिलिटीज से क्या होगा, फ्री हो जाएगा एंड इज एंटाइटल्ड टू, साथ ही साथ वो कंपनसेशन मांगने के लिए भी क्या होगा, entitled होगा फॉर एनी डैमेजेस, जो कि उसे फॉर एनी डैमेज लिखो, डैमेजेस फॉर एनी डैमेज दैट ही माइट हैव सफर्ड, जो डैमेज उसको हुआ है उसके लिए। डैमेजेस को क्लेम को बोलते हैं ना, कंपनसेशन को बोलते हैं, और डैमेज बोलते हैं नुकसान को। तो जो डैमेज उससे हुआ है, जो उसने नुकसान उठाया है, उसके लिए वो कंपनसेशन मांगने का भी क्या होगा, हकदार होगा। कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, एग्जांपल देखो, A promises B to deliver 50 bags of cement on a certain day. B agrees to pay the amount on receipt of goods. B ने कहा था जैसे ही माल मिलेगा मैं अमाउंट पे कर दूंगा। A failed to deliver the cement on the appointed day. ये क्या हो गया, फेल हो गया सीमेंट डिलीवर करने के लिए on the appointed day। तो क्या B को पेमेंट करना पड़ेगा? तो B is discharged from his liability to pay the price। साथ ही साथ B को जो नुकसान होगा उसके लिए वो कंपनसेशन मांगने का हकदार भी होगा, राइट। Second point, suit for, एक नया वर्ड है क्वांटम मेरिट। अब ये क्या है देखो, क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज मेरिट और एज मच एज डिजर्व और अर्न। इन लीगल सेंस इट मीन्स पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। ये एक नया पॉइंट है जिसके बारे में हमने चर्चा पहले नहीं की है। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना काम उतना पैसा मिल सकता है, जितना काम हुआ उतना पेमेंट, थोड़ा नहीं, जितना काम हुआ उसके हिसाब से पेमेंट। अब ये क्या होता है चलो देखते हैं। इन लीगल सेंस इट मीन्स पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। इन अदर वर्ड क्वांटम मेरिट मीन्स अ पर्सन कैन रिकवर कंपनसेशन इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। तो जितना वर्क उसने किया है या जितनी सर्विसेज उसने रेंडर की है उतने प्रोपोर्शन के लिए वो कंपनसेशन लेने का हकदार होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको एक हफ्ते के अंदर 1 वीक में 200 टन माल एट द रेट ऑफ ₹250 पर टन सप्लाई करूंगा। वो उसमें से उसने 200 टन में से 120 टन माल सप्लाई कर दिया, बाकी सप्लाई नहीं किया था और बोला था 2-4 दिन में कर देता हूँ, लेकिन वो पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, वो बचा माल डिलीवर नहीं कर पाया। 200 टन में से 120 टन दे चुका है वो और 80 टन वो माल नहीं दे पाया। अब सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं तुमको 1 भी रुपए पे नहीं करूंगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, कॉन्ट्रावेंट किया, शर्त को पूरा नहीं किया, बोलो। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। यहाँ पर क्या होगा, जितना काम हुआ है, अगर आपने माल रख लिया है ना, माल तो रख लिया ना कि लौटा दिया, या तो पूरा लौटा देता माल कि मैं लूंगा ही नहीं, देना है तो एक साथ तो, लौटाया तो नहीं, तो जितना माल रख चुका उसका पेमेंट उसे करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, यानी 120 टन एट द रेट ऑफ ₹250 पर टन वो पे करना पड़ेगा सामने वाले पार्टी को, पहला। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होता है कि जो एग्रीड पार्टी है जिसको नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि 80 टन माल नहीं मिला, वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, सॉरी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो बात तो समझो, अभी जितना बेनिफिट ले चुके हैं क्या उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने बेनिफिट लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है। तो देखो क्या लिखा आगे,
But under the claim of quantum merit, a person who has performed some work can claim. Sorry, normally a person cannot claim performance from the other party unless he has performed his obligation in full. बोल रहे हैं कि जब तक कोई पार्टी फुल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर देता तब तक जनरली वो कंपनसेशन लेने का हकदार या पेमेंट लेने का हकदार होता नहीं है. लेकिन under the claim of quantum merit, a person who has performed some work can claim payment in proportion to the work done. The right to claim quantum merit is not conferred by the court, but it is conferred by the law. मतलब ये right किसने दिया है? Law ने. It is quasi contractual in nature. यानी quasi contractual मतलब ये अधूरा है. Quasi मतलब आधा अधूरा. तो quasi contractual nature का होता है ये. This right is not similar to that one of damages which arise out of the contract. इसको हम damage नहीं बोलते हैं. इसको तो हम पेमेंट बोलते हैं ना. मतलब काम जितना किया उसका पेमेंट. ये damages नहीं ले रहे हैं अभी हम. क्या मांग रहे हैं अभी हम? पेमेंट मांग रहे हैं. तो वैसे सिचुएशन में दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. पहला, the claim for quantum merit can be made only when the original contract has been discharged. यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब रद्द हो चुका है. मतलब सामने वाली पार्टी ने बोला ठीक है हम कैंसिल कर रहे हैं, 80 टन माल हम नहीं लेंगे तुमसे. वो बोल रहा रुको ना और 4 दिन रुको मैं दे दूंगा. पर मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं और 4 दिन नहीं रुकूंगा और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ. तब जाके क्वांटम मेरिट का सवाल आएगा. अगर आप बोल रहे हैं ठीक है भाई 4 दिन बाद दे देना लेकिन, और अगर वो 4 दिन बाद दे देता है तब तो क्वांटम मेरिट नहीं, तब तो फुल पेमेंट आएगा ना मामला. बोलो. तो क्वांटम मेरिट कब आएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका हो, जो कि पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हुआ था. कैसे परफॉर्म हुआ था? पार्टली. आधा मत बोलना, प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, पर इतना पता है कि पार्टली परफॉर्म हुआ था. आगे देखो. It is quasi contractual in nature. This right is not similar to that of one damages. ये damages के जैसा नहीं होता. क्वांटम मेरिट का पेमेंट मतलब damages का पेमेंट नहीं मांग रहे हैं हम. जितना काम हुआ उसका पैसा मांग रहे हैं. तो फिर से देखो. If the claim for quantum merit can be made only when the original contract has been क्या discharged. If the original contract exists, अगर original contract existence में है, the party who has done something for the other party cannot have quantum merit remedy, but he has to rely on the remedy in damages. बोला अगर original contract जिंदा रहेगा ना, तब तो फिर हम damages मांगेंगे. अगर original contract जिंदा है तो, और हम उसको डिनाई कर रहे हैं तो मतलब अगर हम बोल रहे हैं नहीं पूरा माल तुम उठा के ले जाओ, जितना दिया वो भी ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे, तब हम डैमेजेस मांगेंगे. लेकिन अगर हम जितना माल ले चुके हैं उतना रख लेंगे तो फिर उसके लिए हम डैमेजेस नहीं मांगेंगे. सामने वाला पार्टी उसके लिए क्वांटम मेरिट के बेसिस पर पेमेंट मांगेगा. क्लियर है? एंड जनरली द पार्टी इज नॉट इन डिफॉल्ट टू ब्रिंग द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट. नॉर्मली कौन पार्टी क्वांटम मेरिट की डिमांड करता है? वो इज नॉट इन डिफॉल्ट. जो डिफॉल्ट में नहीं है जनरली वो डिमांड करता है. मैं एग्जांपल दूंगा. जैसे पहला केस है, सुनना अभी. 200 टन माल सप्लाई करना था 1 वीक के अंदर. मैंने 3-4 दिन के अंदर ही 120 टन माल सप्लाई कर दिया. अब सामने वाला मना कर रहा है कि तुम भाई और मत देना, अभी नहीं चाहिए मुझे. वो मना कर दे रहा है. यानी यहाँ पर ये मामला है कि जो पार्टी डिफॉल्टर नहीं है वो क्वांटम मेरिट का क्लेम मांग रहा है. मतलब ए और बी दो लोग हैं ना. देखना अभी. ए ने प्रॉमिस किया था 200 टन माल सप्लाई करेगा. ए ने 120 टन ऑलरेडी किसको दे दिया? बी को. और अभी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है और बी मना कर रहा है कि तुम माल और मत दो, मुझे नहीं चाहिए. तो यहाँ पर डिफॉल्टर कौन है? बी है. ए यहाँ क्लेम मांग सकता है क्वांटम मेरिट का. मतलब वो 120 टन का तो पैसा मांगेगा और बचे हुए डिफॉल्ट के लिए बी पर वो कंपनसेशन के लिए क्लेम करेगा. ये मामला है पहला. यानी जनरली क्या होता है, क्वांटम मेरिट की डिमांड कौन करता है? जिसने डिफॉल्ट नहीं किया. ये जनरली है. मैं बाकी केसेस भी बताऊंगा आपको अभी आगे. अगले पेज में आओ. The claim on quantum merit arises in the following cases. तो अब एक तो नहीं है, तो देखो A B C D E 5 ऐसे मामले हैं जहां पर क्वांटम मेरिट के लिए हम क्लेम कर सकते हैं. पहला है where there is a breach of the contract. तो अब रुकना, मैं इसको यहाँ पर चेंज करके लिखूंगा. क्वांटम मेरिट का जो क्लेम है ना, 1 2 3 4 5 मामले हैं.
इसको ऐसे समझना, हम लोग मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला रेमेडी क्या था, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। सेकंड था सूट फॉर क्वांटम मेरिट, वो अभी हम पढ़ रहे हैं पहला। और उसमें पहला केस है क्वांटम मेरिट का क्लेम कब लेंगे, पहला वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, where a party performs a part of the contract but the other party breaks in between, then the injured party can claim compensation for work done or the services rendered। जिसको नुकसान पहुंचा है वो पार्टी जितना काम उसने किया है उसके लिए क्वांटम मेरिट के बेसिस पर पेमेंट मांग सकता है। जैसे वन, ए एग्रीड टू राइट एन आर्टिकल फॉर बी, ए तैयार हो गया बी के लिए आर्टिकल लिखने के लिए। तो आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट, और ये आर्टिकल एक बार में नहीं पब्लिश होना था, 4, 5, 6, 8 बार में सपोज पब्लिश होना था। तीन इंस्टॉलमेंट पब्लिश हो चुका है, पब्लिश होने के बाद मैगजीन बंद हो गया, तो क्या एक ही गलती है यहाँ पर? नहीं। तो बताओ क्या एक क्वांटम मेरिट के बेसिस पर क्लेम ले सकता है? आंसर इज यस, एक का गलती नहीं है, ए डिफॉल्टर नहीं है। तो 3 जो आर्टिकल पब्लिश हुआ उसका तो पैसा मांगेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट था आगे के लिए जो ब्रेक हुआ अभी उसके लिए कंपनसेशन मांगेगा। ये मामला है। ओके, second point, a boy was engaged for a complete journey against a lump sum payment of 500। एक a boy was engaged मतलब उसको complete journey करना था 500 रुपए के बदले में, but the boy died before the journey was completed। उसने आधा अधूरा जर्नी किया है और बीच में क्या हुआ, वो डेथ कर गया। Can a legal representative claim the amount? Can a claim on the basis of quantum merit arises in this case? तो जवाब आया नो, as the contract is not divisible। ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, इसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ऐसे समझो, अगर वो जर्नी जो है ना वो डिविजिबल जर्नी है, मान लो डिविजिबल जर्नी है, तब तो हम क्वांटम मेरिट के बेसिस पर क्लेम कर सकते थे कि वो जर्नी हुआ ही नहीं पूरा परफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल उसका टिकट बना हुआ था 10 अलग अलग रूट पर, उसमें से 5 या 6 रूट पर वो जर्नी कर चुका है और बाकी रूट में भी जर्नी हुआ ही नहीं है और वो बाइफरकेट हो सकता है, तब तो हम क्या करेंगे, क्वांटम मेरिट के बेसिस पर रिफंड मांग सकते हैं कि बॉय मर चुका है तो वैसे केस में जितना काम हो गया उतना आप रख लो, लेकिन बैलेंस को रिफंड करो, कुछ पैसा काट लो आप कंपनसेशन के रूप में, नुकसान के रूप में, लेकिन बाकी रिफंड करो। ये हो सकता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोज आपने एक टूर एजेंसी को, टूर ट्रैवल ऑपरेटर को आइसलैंड ट्रिप के लिए अंदर में, मतलब आइसलैंड के अंदर घूमने के लिए पूरा ट्रिप के लिए प्लान करवाया, और वो ट्रिप ऐसा था कि एक के बाद एक आपको आगे बढ़ना, और आप आधे से ज्यादा रास्ता जा चुके हैं या बीच में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है टूरिस्ट की, तो वहां पर हम उस टूर को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब वहां ये कहना मुश्किल होगा कि बाकी पैसा रिफंड करो, क्योंकि वो टूर इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं आप समझ पाएंगे कि जैसे मेरा टूर क्या था कि जमशेदपुर से पहले दिल्ली जाना था, दिल्ली से फिर मनाली जाना था, वहां से शिमला जाना था, नैनीताल जाना था, सपोज आसपास का एरिया। तो अगर आप ऑलरेडी मनाली पहुंच चुके हैं और वहीं से आपको शिमला या नैनीताल जाना, वो सब आसपास है कंपैरेटिवली, ऋषिकेश जाना, ठीक है ना, तो वैसे केस में ये इंडिविजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि मतलब ये डिविजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हो चुका होगा और वहां के लिए आप अलग से कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। तो ये डिविजिबल है या नहीं है, ये हम और आप यहाँ बैठकर तय नहीं कर पाएंगे, ये हर केस के फैक्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा जर्नी ऑलटुगेदर डिफरेंट है, जमशेदपुर से दिल्ली बैक, जमशेदपुर से चेन्नई बैक, जमशेदपुर से मुंबई बैक, एक एग्जांपल। तो वैसे केस में मेरा मुंबई का ट्रिप हुआ ही नहीं, तो ये डिविजिबल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ट्रिप शुरू नहीं हुआ और खत्म भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर ट्रिप सब इंटरकनेक्टेड है तो आप डिवाइड कैसे करोगे फिर उसको, समझ में आ रहा है? जितने भी बुकिंग्स आपने की होगी वो सब डिविजिबल नहीं है, तो समझ में आ रहा है, डिविजिबल नहीं है, वो एक के बाद एक कनेक्टेड था एक दूसरे से। तो वैसे सिचुएशन में क्वांटम मेरिट के बेसिस पर पेमेंट नहीं होगा, फुल पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा, और एक बात है यहाँ पर, हमेशा कौन कितना ज्यादा चलेगा, पावरफुल कौन रहेगा इसमें? सुनो, जितने पूरे पैसे पहले ले लिए वही तो पावरफुल रहेगा ना। आप तो ट्रिप का फुल पेमेंट क्या कर दिया आपने, एडवांस में कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, टूर ऑपरेटर जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा तो क्या सोचकर ड्राफ्ट करेगा, अपना फायदा कि आपका फायदा? अपना फायदा।
तो ऑब्वियसली ऐसे टर्म्स कंडीशंस में जनरली रहते हैं कि आपको रिफंड मिलने के चांसेस नहीं के। कई बार एग्रीमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, मतलब आपका उसके कैसा टर्म्स है। क्या आप उसके पुराने कस्टमर हैं, क्या लगातार उसके साथ डील करते रहते हो और वो आपको एक वैल्यूएबल कस्टमर ट्रीट करता है। अगर ऐसा होगा ना तो वो जहां जहां पॉसिबल होगा आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो तो टर्म्स के हिसाब से चलेगा और एज पर एग्रीमेंट आप बहुत ज्यादा फायदा उठा नहीं पाओगे उसके। तो जो सेकंड केस था बिल्कुल जेन्युइन था इसका आंसर कि वो जो बॉय था कंप्लीट जर्नी करने से पहले मर गया, तो रिफंड के चांसेस क्या हैं? नहीं के बराबर है यहाँ। ओके, सेकंड है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी क्या void, when some work has been done and accepted under a contract which is subsequently discovered to be void, then the person who has performed the part of the contract is entitled to recover the amount for the work done। मतलब आपने दो पार्टी ने आपस में कुछ तय किया, एग्रीमेंट हुआ, हाँ, फर्स्ट पार्टी ने कुछ काम करके भी दिया, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी किया है, लेकिन इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट क्या पता चला कि क्या हो गया, void हो गया, तो जितना पार्ट कंप्लीट हुआ था वो उसके लिए पैसे मांगने का हकदार होगा। एक और बात है, दोनों पार्टी को नहीं पता था एग्रीमेंट करते समय कि ऑलरेडी void है, दोनों को नहीं मालूम था, और फर्स्ट पार्टी ने कुछ सर्विस दे दिया तो भी सेकंड पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि ये void है, इनिशियो है, तो पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को नहीं पता था ये void है। देखो एग्जांपल सेक्शन 65 है ये, और एग्जांपल देखो, सी वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एट सर्टेन रेम्यूनरेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको एमडी बनाया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। Subsequently it was discovered that the board was not qualified to make this appointment and hence it was void। यानी बाद में पता चला कि बोर्ड को ये अपॉइंटमेंट करने का पावर ही नहीं था और जो सी को अपॉइंट किया गया ये बिल्कुल void है। क्यों? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को परमिशन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक एग्जांपल कुछ केसेस में, और यहाँ पर बोर्ड को भी आइडिया नहीं था, उन्होंने अप्रूवल लिया नहीं था और बाद में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और बोला ये अपॉइंटमेंट क्या है, void है। अब सवाल ये है कि जो सी एमडी के रूप में जितने दिन भी काम किया उसने, क्या वो उसके लिए रेम्यूनरेशन मांग सकता है, कंपनसेशन ले सकता है? तो देखो यहाँ लिखा है he sued the company for remuneration for the period he provided services। The court held that she could recover on quantum merit, मतलब उसको मिलेगा क्वांटम मेरिट के बदले में, वो पेमेंट ले सकता है प्रोपोर्शनेटली, जितना काम उसने किया उसने देखा। क्लियर है? क्योंकि इसमें सी की कोई गलती नहीं है। अगला पॉइंट, when something has been done non gratuitously, अच्छा ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है ये करना, चैरिटी करना। कोई काम अगर ग्रेटिट्यूअस से हम करते हैं ना, मतलब चैरिटी के लिए करते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट हमारा नहीं होता है, कोई बदले में कुछ बेनिफिट लेना हमारा एम नहीं होता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ नॉन ग्रेटिट्यूअसली का मतलब होता है कि हमारा इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मोटिव के साथ होता है, मतलब हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई काम नॉन ग्रेटिट्यूअसली किया गया मतलब फायदे के लिए किया गया, तो आगे दैट इज हैज बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग पेमेंट, किस इंटेंशन के साथ किया गया कि पेमेंट मिलेगा, तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, सेक्शन 70। अच्छा, नॉन ग्रेटिट्यूअसली के बारे में वहां दो लाइन लिख लो, जगह है वहां पर लिखो, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज, where a person lawfully does anything for another person, where a person lawfully does anything for another person and another person enjoys the benefit thereof, where a person lawfully does anything for another person and another person enjoys the benefit thereof, and another person enjoys the benefit thereof, comma, the latter is bound, L-A-T-E-R, latter मतलब बाद वाला, the latter is bound to make compensation, the latter is bound to make compensation, full stop। तुम्हें इसका मतलब मैं बता रहा हूँ,
हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कई बार एग्रीमेंट एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता, कई बार अपने एक्टिविटीज से कंडक्ट से ये साबित हो जाता है कि एग्रीमेंट हुआ है। याद करो, आप बस में चढ़े तो आपको टिकट लेना होगा, किसी ने कहा नहीं, आपको जाना है कहीं दूसरी जगह, तो आपको पता था ना कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। सामने वाले को भी पता था ना कि मैं पैसे लूंगा, क्योंकि कहीं पर भी क्या ये इंटेंशन था कि चैरिटी हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जितनी जर्नी आपने की है उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। बाद में आप ये नहीं बोल सकते थे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि पैसे भी देने पड़ते। बोलो, ये याद करो, आप स्टेशन में कूली मिला और उसने आपसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आपका सामान उठा लिया और आपने उसको मना नहीं किया और वो आपका सामान लेकर चलने लगा। आप भी इंजॉय कर रहे हैं कि कोई और आपकी मदद कर रहा है। क्या सोचकर मदद कर रहा है आपकी? वो पैसे के लिए या चैरिटी कर रहा है? तो अगर कूली ये काम करेगा तो क्या कहलाएगा? पैसे के लिए कर रहा है, नॉन क्रेडिट वस्तु है। तो वैसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्वांटम मेरिट के बेसिस पर भी पेमेंट, मतलब पूरा काम ना भी किया तो जितना किया उसका पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाना था कहीं और, लेकिन आप जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचे वहां तक आपने पैसे नहीं दिए थे और अचानक से कंडक्टर आया और आपसे पैसे मांगे, तो आपने बोला अरे मुझे तो मालूम नहीं था पैसे लगेंगे। बोलो, मेरे पास तो पैसे नहीं है या मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, तो वो क्या करेगा? तब आपको कहां तक का पैसा चुकाना होगा? जितनी जर्नी आपने परफॉर्म कर ली है, जो जर्नी नहीं परफॉर्म की है वो मत करिए, उतर जाइए आप, राइट। लेकिन जो प्रोपोर्शनेट पेमेंट है वो तो करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा मैटर अभी? तो ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर सी, व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन क्रेडिट वर्क, जिसका मीनिंग अब आप समझ गए होंगे। बोलो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी, क्वांटम मेरिट के लिए केस कब किया जा सकता है? पहला केस जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। दूसरा, जब एग्रीमेंट क्या पता चल जाए वॉइड हो गया, लेकिन जब वॉइड पता चला उसके पहले तक जो कर चुके हैं उसके लिए तो पेमेंट लेंगे ना। तीसरा, व्हेन समथिंग हैज बीन डन, क्या नॉन क्रेडिट वर्क मतलब क्या? प्रोफेशनली, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। बोलो। अगला, व्हेन वर्क हैज बीन डन बाय द पर्सन गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक नया पॉइंट है यहाँ पर, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा वही पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दो। अब मैं बताता हूँ क्या। आपके यहाँ पर एक कारपेंटर आपने लगाया और कारपेंटर से तय हुआ कि वो डेली दिन का 1500 रुपए लेगा, बदले में 2 आदमी और मतलब 2 कारपेंटर और 1 हेल्पर मिल करके आपका काम करेंगे रोज डेली बेसिस पर। कितना लेगा डेली का? 1500। आपने पूछा काम अप्रोक्सीमेटली कितने दिन में खत्म होगा? उसने कहा 2 महीने लगेंगे। काम शुरू हुआ, चल रहा है काम, तो वैसे केस में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद कारपेंटर जो है वो काम नहीं करना चाहता आपके यहाँ, काम छोड़ दिया उसने, बीच में छोड़ दिया, डिफॉल्ट किया आपने। काम बात तो हुई थी कि पूरा काम करना है, काम पूरा किया क्या? नहीं। तो अब बताओ उसको प्रोपोर्शनेट पेमेंट लेने का हक होगा क्या क्वांटम मेरिट के बेसिस पर? जो डिफॉल्टर है वो वही पैसे मांग रहा है कि मेरा यहाँ तक का हिसाब कर दो, आगे मैं नहीं करूंगा आपका काम। तो जितना काम किया उसका पैसा लेने का हकदार होगा कि नहीं? आंसर इज यस, होगा। यहाँ पर लिखा आगे, चलो पढ़ते हैं। लेकिन आगे और इसमें क्या बात है, चलो पढ़ते हैं। तो देखो, इन सच ए केस डिफॉल्टिंग पार्टी वुड बी लायबल फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच के लिए लायबल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार को ठहराया जाएगा। बट फॉर द वर्क डन बाय हिम ही मे गेट एंटाइटल्ड टू गेट पेमेंट इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जितना काम उसने किया है उसके लिए उसको पैसे मांगने का हक होगा। लेकिन और भी कुछ बातें हैं। पहला, when the work to be done was divisible, अगर वो काम क्या है? divisible है तो a contract is divisible and a party performs a part of it and refuses to perform the remaining part, the defaulting party can claim reasonable compensation for part performed on the basis of quantum merit. Thus, 2 conditions should exist. Contract क्या होना चाहिए? divisible, और पार्टी जो कि फॉल्ट पर नहीं है उसने उस पार्ट परफॉर्मेंस के बेनिफिट को एंजॉय किया। यानी काम जितना हो चुका वो पता चल रहा है कि इतना परसेंट 40% काम हो गया, तो 40% पैसे हम मांग सकते हैं, देना पड़ेगा। भले ही मैं डिफॉल्टर हूं, फिर भी अगर सामने वाला पार्टी 40% काम को एंजॉय कर रहा है तो फिर उसके 40% का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वो उसी समय पर बाकी बचे हुए काम को डिफॉल्ट करने के लिए उस पर कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है, वो काट करके फिर पेमेंट होगा।
आगे देखो एग्जांपल, if A agreed to supply 1000 bales of cotton to B at the rate 1000 per bale और बेल वास्तव में सप्लाइड इन टू इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज नहीं है, वो 500 क्वांटिटी है, मतलब 2 बार में 500 क्वांटिटी सप्लाई करना था। ए सप्लाई द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट फेल्ड टू सप्लाई द सेकंड। ए ने पहला इंस्टॉलमेंट क्या किया, सप्लाई कर दिया, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट सप्लाई करने में वो क्या हो गया, फेल हो गया। ए मस्ट पे फॉर 500 बेल, समझ में आ रहा है? ए मस्ट पे फॉर, सॉरी बी मस्ट पे फॉर, क्यों 500 बेल तो लिया ना उसने डिलीवरी। On the other hand, if the contract is not divisible, अगर contract divisible नहीं है तब क्या होगा? That is, it requires complete performance as a condition for payment. जिसमें complete performance जरूरी था। The party in default cannot claim payment for work done on the basis of quantum merit. तो उस केस में पैसे मांगने का वो हकदार, क्योंकि वर्क डिविजिबल नहीं है, मतलब बताया नहीं जा सकेगा कि कितना काम हुआ है। अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कितना काम हुआ है तब तो फिर पैसे मांगने का हक हम रखेंगे, नहीं तो पैसे मांगने का हक हमें नहीं होगा। अगला पॉइंट, व्हेन द इंडिविजुअल वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म सब्सटेंशियली या फुल्ली, बहुत अच्छा पॉइंट। अगर काम इंडिविजिबल है, मतलब अलग अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो सब्सटेंशियली पूरा हो चुका है, क्या पूरा हो चुका है, सब्सटेंशियली या फुल्ली, तब हम पैसे मांग सकते हैं। If a lump sum is to be paid for the completion of entire work, बाद में जी को पूरा काम 10 लाख में हम करेंगे and the work has been completed in full, तो badly, मतलब काम पूरा तो कर दिया लेकिन क्वालिटी सही नहीं है, अब तो मांग नहीं है। काम पूरा हुआ है हाँ, लेकिन क्या क्वालिटी अप टू डेट है नहीं। The person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can also claim a deduction for bad work. तो हम पैसे मांग सकते हैं, लेकिन सामने वाला पार्टी फिर बैड वर्क के लिए पैसा काटने के लिए हकदार होगा। तो हो सकता है कि बैड वर्क को ठीक करने में 2 लाख रुपए लग जाए, तो 10 लाख में बात हुई थी, 8 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख हम काट लेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब बैड वर्क को रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्च होगा उतना हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, बाकी पेमेंट लेकिन करना पड़ेगा। एग्जांपल, A agreed to do decorate the flat of B for 1 lakh. The work was done by B but complained of faulty workmanship. Workmanship अच्छा नहीं था। सुनो, एक इंटीरियर का काम ले लिया, सामने वाली पार्टी का काम हो गया, लेकिन क्या हुआ, टाइल्स तो लगाया, फिनिशिंग के साथ नहीं लगाया। कारपेंट्री वर्क किया, उसमें भी बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं है। तब वैसे केस में सामने वाला पैसे काटने का हकदार होगा, लेकिन पैसे काट के बैलेंस पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो हुआ है ना। So it was estimated that it could be rectified by spending 30,000 more. It was held that B could adjust this amount from the total amount due. और 70,000 B को देना पड़ेगा A को, समझ गए? तो ये है, अगर डिविजिबल नहीं है तो, अगर डिविजिबल वर्क है तो जितना % काम हो जाएगा उतना कंपनसेशन या उतना पेमेंट क्या करना होगा, करना पड़ेगा। और तो ये हो गया आपका पांचों पॉइंट किसका, suit for quantum merit। तीसरा पॉइंट है suit for स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो कभी कभी क्या होता है, कंपनसेशन सही इलाज नहीं माना जाता। मतलब ए ने बी को काम दिया भरोसा करके, वो काम हर कोई कर ही नहीं पाएगा, बहुत ही पर्सनल नेचर का काम है, यानी टेक्निकल है, उसमें जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो हर किसी के पास है नहीं, और अगर उस काम को पूरा नहीं किया गया तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो वैसे केस में पार्टी बी बोल रहा है कि पार्टी ए से कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे तो काम चाहिए, क्योंकि काम नहीं होने से बहुत भारी भरकम नुकसान होगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, where damages are not an adequate remedy in case of breach of contract। मतलब damages जो है adequate remedy नहीं है। The court may in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract। तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि तुमको ये काम पूरा करके देना पड़ेगा, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनसेशन मायने नहीं रखता है, आपको ये काम ही करके देना पड़ेगा। इसको कहते हैं suit for